दुनिया की सबसे ज़्यादा ज़मीन जिस देश के पास हो, दुनिया के सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर बॉम्ब जिस देश के पास हो, वो है रशिया। इसमें कोई दो राय नहीं है कि रशिया आज के टाइम पे सैंक्शन से घिरा हुआ है। वो यूक्रेन के साथ एक जंग कर रहा है। देखा जाए वो यूक्रेन के साथ नहीं बल्कि एक नेटो कंट्रीज़ के साथ में जंग कर रहा है अकेले। वेस्ट उसके खिलाफ है, सैंक्शंस में वो घिरा हुआ है, लेकिन तब भी वो टिका हुआ है। और इसमें जो टिका हुए में जो सबसे टॉप पे लीडर आते हैं वो है व्लादिमीर पुतिन। ये एक ऐसे लीडर है जो पिछले ऑलमोस्ट 24-25 साल से लीड कर रहे हैं और ये 2036 तक कहीं भी नहीं जाने वाले। इन्होंने ऐसा रूल पास किया है। सोचो, एक आदमी जिसका पूरी ज़िंदगी एक राज है, एक स्पाई जिसने अपने दुश्मनों को कभी माफ़ नहीं किया और दोस्तों पर कभी भरोसा नहीं किया। व्लादिमीर पुतिन एक ऐसा नाम जो दुनिया के हर कोने में या तो डर के साथ या इज्जत के साथ लिया जाता है। लेकिन ये आदमी असल में है कौन? एक सिंपल लड़का जो कि रशिया के एक छोटे से लीनिनग्राड की गलियों से निकला और दुनिया का सबसे पावरफुल लीडर कैसे बन गया। उनका मिशन क्या था और क्या ये सिर्फ रशिया के लीडर है या फिर एक ग्लोबली खिलाड़ी हैं जिसका हर कदम पूरी दुनिया पर असर डालता है। इसमें कोई दो राय नहीं है। वेस्ट उनको पसंद नहीं करता है और वो भी वेस्ट को पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि जो यूक्रेन है वो वेस्ट की एक प्रॉक्सी वॉर लड़ रहा है रशिया के खिलाफ। हालांकि रशिया इस पर भारी है, लेकिन नुकसान तो रशिया का भी हो ही रहा है। तो आज हम जानेंगे कि कैसे व्लादिमीर पुतिन पावर में आए और उन्होंने कैसे किस तरीके से रशिया पे अपना होल्ड जमाया और अभी तो कहीं भी नहीं जाने वाले और सब उनसे डरते क्यों है रशिया के अंदर और वो वर्ल्ड लीडर के तौर पर क्यों देखे जाते। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक सियासत की मास्टर क्लास है। एक ऐसा लीडर जो वेस्ट के लिए नाइटमेयर है और रशिया के लिए एक सिंबल ऑफ प्राइड है। तो चलिए डिकोड करते हैं व्लादिमीर पुतिन की कहानी, एक स्पाई से सुपर पावर लीडर तक का सफर, जहां हर पेज में है सस्पेंस, कंट्रोवर्सी और पॉलिटिकल स्ट्रेटजी का एक डेंजरस मिक्स। व्लादिमीर, जिनका पूरा नाम है व्लादिमीर व्लादिमीरोविच पुतिन, इनका जन्म सोवियत यूनियन में 1952 में लेनिनग्राड में हुआ था। तब रशिया सोवियत यूनियन का हिस्सा हुआ करता था। बचपन में वो एक एवरेज स्टूडेंट थे, लेकिन उनकी सबसे खास बात थी उनका एटीट्यूड काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव था और एकदम वो फोकस किस्म के आदमी थे। और व्लादिमीर पुतिन के बारे में ये माना जाता है आज के टाइम पे कि उनको ना इंसान को परखने की बहुत अच्छी समझ है। मतलब अगर वो किसी इंसान से मिलते हैं तो 2-4-5 मिनट बाद ही वो बता देंगे कि इंसान की सोच क्या है और ये इंसान कैसा है। खैर, उस टाइम पे जब वो छोटे थे उनका इंटरेस्ट अर्ली एज से ही मार्शल आर्ट्स और डिसिप्लिन में था, लेकिन उनकी असली जो ऑब्सेशन थी वो थी केजीबी। केजीबी जो है, जिसकी फुल फॉर्म आपको यहाँ दिख रही होगी, वो वहाँ की इंटेलिजेंस एजेंसी थी और उसका काम हुआ करता था उस टाइम पे उसके सिटीजन सोवियत यूनियन के, उन पर नज़र रखना और कोई भी सरकार के खिलाफ कुछ करे उसे पनिश करना। तो सोवियत यूनियन में व्लादिमीर पुतिन बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लिया करते थे और फिर उनका दिमाग में भर चुका था कि उन्हें कैसे न कैसे करके इसमें स्पाई बनना है। और स्पाई बनने के सपने से उन्होंने लॉ की पढ़ाई की और 1975 में ऑफिशियली केजीबी ज्वाइन कर लिया। इस इंटेलिजेंस एजेंसी को ज्वाइन करने के बाद से पुतिन को जर्मनी भेजा गया 1980s के टाइम पे, ईस्ट जर्मनी, जहाँ वो एक अंडरकवर एजेंट थे और कई सालों तक वहाँ पर उन्होंने एज एन स्पाई काम करा। और ऐसा माना जाता है कि वहाँ जर्मनी के अंदर ही उन्होंने उनके अपने एक पॉलिटिकल फिगर शेप कर ली थी। उन्हें पता लग चुका था कि ये पॉलिटिक्स काम कैसे करती है और जब वापस आएंगे तो वो समझ चुके थे कि वो वापस रशिया या फिर सोवियत यूनियन जाने के बाद क्या करने वाले हैं। जब 1989 में बर्लिन वॉल गिरा और प्रोटेस्टर ने केजीबी ऑफिस को घेर लिया, पुतिन ने मॉस्को कॉल की मदद के लिए, लेकिन जवाब नहीं आया। वी कैन नॉट डू एनीथिंग। पुतिन समझ गए कि पावर के बिना आज के टाइम पे दुनिया में कुछ भी नहीं होता है। इसी वजह से उन्होंने एक मिशन तय किया, वो है मुझे पावर चाहिए, एक एब्सोल्यूट पावर चाहिए। फिर वो दिन आया जब सोवियत यूनियन टूट गया। 1991 सोवियत यूनियन पूरी तरीके से टूट चुका था। पुतिन ने सेंट पीटर्सबर्ग के मेयर के अंडर काम करना शुरू कर दिया। उनका डिसिप्लिन और लो प्रोफाइल काम का स्टाइल उन्हें मॉस्को के टॉप लेवल तक ले गया। बोरिस येल्त्सिन रशिया के पहले प्रेसिडेंट बने। पुतिन से वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस हो गए थे। फिर 1999 में येल्त्सिन ने पुतिन को प्राइम मिनिस्टर बनाया और कुछ ही महीनों में पुतिन को एक्टिंग प्रेसिडेंट बना दिया गया। फिर दिसंबर 31, 1999 को येल्त्सिन ने रिजाइन किया और पुतिन ऑफिशियली प्रेसिडेंट बन गए। 1999 में रशिया में काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबल चीज़ें थी, इकोनॉमिक क्राइसिस, पॉलिटिकल करप्शन और पब्लिक का ट्रस्ट जो है पूरी तरीके से टूट चुका था। बोरिस येल्त्सिन जो कि रशिया के तब के प्रेसिडेंट थे तो और वो अपनी हेल्थ इशू से भी सफ़र कर रहे थे और उनकी इमेज एक वीक लीडर के तौर पर बन चुकी थी। ये वही वक्त था जब व्लादिमीर पुतिन को इंट्रोड्यूस किया गया एक स्ट्रॉन्ग, मिस्टीरियस और एक्स केजीबी एजेंट के रूप में। अगस्त 1999 में जब येल्त्सिन ने पुतिन को प्राइम मिनिस्टर बना दिया था तो लोग कंफ्यूज थे कि ये है कौन, क्योंकि वो एज एन स्पाई काम किया करते थे। उस वक्त पुतिन एक अननोन फेस थे पब्लिक के लिए और मैंने आपको बताया कि वो एक्टिंग प्रेसिडेंट का काम कर रहे थे, वो अभी तक प्रेसिडेंट बने नहीं थे। सितंबर 1999 में रशिया में कुछ मिसीरियस बॉम्ब ब्लास्ट हुए मॉस्को और दूसरे शहरों में, जिनमें हंड्रेड्स ऑफ लोग मारे गए। गवर्नमेंट ने ब्लेम किया कि चेचेन रेबल्स पर पुतिन एक्शन ले और ऐसे पुतिन ने किया भी। पुतिन ने तुरंत एक्शन लेने के लिए बोला।
इस अग्रेसिव स्टैंस ने रशिया के पब्लिक के अंदर एक होप जगाई, एक स्ट्रॉन्ग लीडर फाइनली आया है जो कंट्री को बचाएगा। और इससे माना जाता है कि रशिया में पुतिन ने पॉपुलैरिटी गेन कर ली। और कुछ लोग कहते हैं कि ब्लास्ट वगैरह भी जो है पुतिन ने खुद से ही करवाए थे ताकि वो पॉपुलर बन जाए। जैसे ही सब बम ब्लास्ट वगैरह हुए और पुतिन ने उनको ढूंढ के पकड़ के मारने की धमकी थी और ऐसे काम पे वो लग गए, तब से मीडिया ने भी पुतिन की इमेज को बहुत अच्छे तरीके से बनाया। और कहा जाता है कि उस टाइम पे पुतिन ने ऑलमोस्ट मीडिया हाउसेस में अपना जलवा शुरू कर दिया था, मतलब अपने कंट्रोल में ले लिया था। हर जगह उनकी फुटेज मिलिट्री यूनिफॉर्म में फाइटर जेट्स इंस्पेक्ट करते हुए, ट्रूप्स को गाइड करते हुए, मतलब एक नेशनल सेवियर बना दिया गया था पुतिन को उस टाइम की मीडिया ने। ये सब कहा जाता है एक प्लान कैंपेन थी जिसमें बहुत सारे पॉलिटिकल एलाइट्स ने भी पुतिन को सपोर्ट किया, क्योंकि उन्हें चाहिए था एक लॉयल लीडर जो उनकी प्रोटेक्शन करे। फिर जैसे ही 31 दिसंबर 1999 का टाइम आया, बोरिस येल्सिन ने सडनली रिजाइन कर दिया और पुतिन को एक्टिंग प्रेसिडेंट बना दिया। पब्लिक ऑलरेडी इंप्रेस थी उनसे, और उसी तरफ एक टफ इमेज उनकी बन चुकी थी। और जब 2000 में एक सही से इलेक्शन हुए, क्योंकि उस टाइम पे पुतिन सिर्फ एक्टिंग प्रेसिडेंट थे, कंफर्म प्रेसिडेंट नहीं थे। फिर 2000 में इलेक्शन हुए और पुतिन ईजिली प्रेसिडेंट बन गए और आज तक वो प्रेसिडेंट। 2000 से लेके 2004 तक पुतिन का एरा चलता गया। सेकंड टर्म में पुतिन ने और भी अग्रेसिव पॉलिसी अडॉप्ट किया और वो सेकंड टर्म में प्रेसिडेंट बन गए। रशियन की इकोनॉमी ऑयल के डिमांड की वजह से स्ट्रांग हो गई थी, लेकिन उसके साथ ही सिविल लाइबर्टीज घटती चली गई, जैसे कि जर्नलिस्ट, ओपोजिशन लीडर्स, एनजीओ, सबको या तो खामोश कर दिया गया या फिर डिसअपियर कर दिया गया। और पुतिन ने धीरे धीरे करके मीडिया हाउस से अपना कंट्रोल करना शुरू कर दिया था। फिर टाइम आया 2008 में, जबकि रशियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से कि थर्ड टाइम प्रेसिडेंट की टर्म किसी को भी अलाउ नहीं की जाती है, तो पुतिन ने मेदवेदेव को प्रेसिडेंट बनाया। खुद पीएम बन गए, लेकिन रियल पावर पुतिन के पास थी। मतलब वही देखा जाए एज एन एक्टिंग प्रेसिडेंट थे वो, उनका कुछ काम नहीं था, सारी पावर तो अभी भी पुतिन के पास ही थी। लेकिन रियल पावर जो पुतिन ने दिखाई वो दिखाई 2012 में, जब वो फिर से प्रेसिडेंट बने। और इस बार उन्होंने डिसाइड किया कि ये कुर्सी अब चाहे कुछ भी हो जाए छोड़नी नहीं है, क्योंकि 2020 में पुतिन ने एक लॉ पास किया जिसमें उनकी टर्म लिमिट्स हटा दी गई। अब वो 2036 तक प्रेसिडेंट बन सकते हैं। ये मूव डेमोक्रेसी लवर के लिए बहुत बड़ा शौक था। पुतिन के सपोर्टर्स के लिए गारंटी ऑफ स्टेबिलिटी थी। पुतिन ने फुल स्केल इन्वेजन लॉन्च कर दिया, जैसे कि हम सब जानते हैं कि 2022 में पुतिन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया गया वेस्ट के। अब आप जानते हो कि जंग चल रही है, और जंग चलने की वजह यह है कि रशिया नहीं चाहता कि जो वेस्ट यानी कि यूक्रेन जो है नाटो का मेंबर बने, और जो क्योंकि वो अभी एलिजिबल भी नहीं है, नाटो की गाइडलाइन के हिसाब से यूक्रेन एलिजिबल है ही नहीं उसका हिस्सा बनने के लिए। और जितनी भी वेस्ट कंट्रीज हैं वो बैक कर रही है यूक्रेन को और उकसा रहे थे कैसे भी करके रशिया को। और फिर रशिया ने फाइनली 2022 में पुतिन के रूल में एक फुल स्केल इन्वेजन लॉन्च किया यूक्रेन पर। जस्टिफिकेशन थी कि नाटो के एक्सपेंशन से सिक्योरिटी थ्रेट है, क्योंकि जाहिर सी बात है अब उसके मुल्क के बराबर में किसी और मिलिट्री चीज़ें बनती रहेंगी, जैसे कि अमेरिका आना चाह रहा था, वहाँ पर अपने बेसिस बनाना चाह रहा था। तो ये चीज़ पुतिन को बिल्कुल पसंद नहीं थी और रशिया के लिए एक बहुत बड़ी थ्रेट थी। फिर रशिया ने अपनी आइडेंटिटी को बचाने के लिए, भले ही या कुछ भी हुआ हो, वैसे सैंक्शन झेले, वेपन्स दिए यूक्रेन को, नाटो ने, कंट्री ने, अमेरिका ने बहुत सारे वेपन्स दिए। लेकिन अभी भी ये जंग चल रही है और अभी भी जो है ना पुतिन इस जंग पे भारी है। पुतिन मतलब रशिया ही है। एक बात हमें सोचनी चाहिए, मैं इतनी बड़ी वीडियो बनाई है कि क्या रशिया में कोई अपोजिशन नहीं है जो पुतिन के खिलाफ हो? तो हाँ, अपोजिशन है। रशिया में थियोरेटिकली अपोजिशन होती है, बट प्रैक्टिकली अगर आप पुतिन के अगेंस्ट हो तो या तो आपको मार दिया जाएगा या आपको जेल में डाल दिया जाएगा। पुतिन इतने दूध के धुले हुए भी नहीं है, क्योंकि उनके खिलाफ वॉर क्राइम्स के सारे वारंट्स हैं। अगर वो किसी और कंट्री में जाते हैं जहाँ पे आईसीसी रूल करती है, आईसीसी की गाइडेंस फॉलो की जाती है, तो उनको अरेस्ट कर लिया जाएगा। इसलिए आप देखोगे कि पुतिन ज़्यादा वर्ल्ड ट्रैवल नहीं करते हैं। जब से वॉर शुरू हुई है उनके खिलाफ कुछ सारे ऐसे सबूत हैं कि उन्होंने वॉर क्राइम करे हैं। खैर वो जो वारंट है अभी उन पर है, वो अभी खैर अरेस्ट वो होने वाले हैं नहीं। और रशिया के जो बहुत ज़्यादा एक फेमस अपोजिशन लीडर थे, 2020 में नोविचोक पॉइजन दिया गया प्लेन में, मतलब वहाँ के जो टॉप के लीडर थे उनको पॉइजन दिया गया। वो पॉइजन का नाम था नोविचोक। मेडिकल से वो आदमी बच गया था, लेकिन जर्मनी में ट्रीटमेंट हुआ। जैसे वो वापस रशिया में आया, सीधा उनको जेल भेज दिया गया। 2024 में सडन न्यूज़ आई कि नेवली डाइड इन आर्कटिक प्रिजन कैंप, जहाँ 50% तक टेम्परेचर होता है। और ऐसा माना जाता है कि पुतिन के ऑलमोस्ट 20-24 साल के करियर में एज एन प्रेसिडेंट काफ़ी सारे जर्नलिस्ट गायब हुए हैं, काफ़ी सारे जर्नलिस्ट को मारा गया और उनकी मिस्टीरियस डिसअपियरेंस हो जाती है और किसी को पता नहीं चलता कि क्या हो रहा है। एक टाइम पे पुतिन ने सब कुछ क्लोज कर दिया था। जब क्रिटिसिज्म स्टार्ट हुआ 2015 में, जैसे कि कैरमलिन के बिल्कुल पास गोली मार के ख़त्म कर दिया। कैरमलिन भी एक जर्नलिस्ट थी, उन्होंने भी किया था। और एक जर्नलिस्ट जो बहुत ज़्यादा फेमस इनकी डेथ मानी जाती है वह है यूक्रेन वॉर के जब करप्शन और उनके ऊपर जब ह्यूमन राइट्स वायोलेशन एक्सपोज करते हैं कोई भी जर्नलिस्ट या कोई भी एक्टिविस्ट, या तो उनकी मिस्टीरियस डेथ हो जाती है या फिर जेल में उनको हमेशा हमेशा के लिए उम्र कैद कर दी जाती है। जो भी यूक्रेन वॉर में बात कर रहा है या कोई भी उस चीज़ को अच्छे से कवर कर रहा है और एक साइड यूक्रेन की भी दिखा रहा है कि यहाँ पे जो रशिया कर रहा है वो ठीक नहीं है,
उसको बहुत बुरी तरीके से मार दिया जाता है। जैसे कि एना पोलिटकोवस्काया, ये एक जर्नलिस्ट थी और काफ़ी ज़्यादा फेमस जर्नलिस्ट थी। इनको अपने फ्लैट के बाहर किसी ने गोली मार दी थी। डजन्स ऑफ जर्नलिस्ट मार दिए गए हैं 2000 से लेकर अब तक 2024 में। तो देखा जाए टेक्निकली वहाँ पे अपोजिशन है, लेकिन ज़्यादा देर तक जिंदा नहीं रहता और वहाँ पे अपोजिशन का टिकना पुतिन के खिलाफ बहुत ज़्यादा मुश्किल है। पुतिन ने एक ऐसा सिस्टम बनाया है कि जहाँ पे इलेक्शंस होते हैं लेकिन पुतिन का उन पर कंट्रोल रहता है, मीडिया है लेकिन वो भी उस पर भी उनका कंट्रोल रहता है। देखा जाए पूरी तरीके से वो डिक्टेटर है। डिक्टेटर मतलब ये नहीं कि अपनी मर्ज़ी से वो कुछ भी करते जा रहे हैं। एक अच्छी खासी ऑडियंस, एक अच्छा खासा ग्रुप है जो उनको अपना लीडर सही में मानती है। मतलब उनका जाहिर सी बात है, अगर जनता का सपोर्ट नहीं होगा तो कितनी दिन तक कोई लीडर चाहे कितने भी खतरनाक हो टिक नहीं सकता। तो जनता का उनको एक अच्छा खासा सपोर्ट है। वो डिक्टेटर है चाहे जैसे भी है, लेकिन जनता उनको प्यार करती है। पावर मिलते ही पुतिन ने सबसे पहले यही फोकस किया था कि कैसे भी करके इस पर पूरा कंट्रोल करना है। पुतिन सिर्फ एक आम पॉलिटिशियन नहीं है, वो एक नेशनलिस्ट सिंबल है। रशिया को फिर से सुपर पावर बनाना चाहते हैं और उनका एम वही है। वो ऑर्थोडॉक्स चर्च के साथ अलायंस में और रशियन मिलिट्री को मॉडर्नाइज करने में लगे पड़े हैं और हर डिसीजन को वो लॉन्ग टर्म पावर को इंश्योर करने के लिए लेते हैं। वो मीडिया को कंट्रोल करते हैं, साइबर वॉरफेयर को यूज़ करते हैं और इंटरनल डिसेंट को वो क्रश कर देते हैं। पुतिन ने दुनिया को दिखा दिया है कि 21st सेंचुरी में कोई बादशाह या तानाशाह कैसा हो सकता है और एक स्पाई भी एक पावरफुल लीडर बन सकता है। व्लादिमीर पुतिन एक विजनरी लीडर हैं या फिर डिक्टेटर? क्या वो रशिया को फ्यूचर में ले जा रहे हैं या अपनी खुद की लेगेसी के लिए देश को हॉस्टेज बनाते जा रहे हैं? उनकी पावर की जर्नी एक वार्निंग भी है और एक लेसन भी। ये कहानी है एक आदमी की जो कि शेडोज़ में पैदा हुआ, वहीं वो पला बड़ा और दुनिया पर अपना उसने राज बनाया बिना किसी कॉम्प्रोमाइज़ के। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। हम फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो में।